हमारा एमसी जिसने अपनी पूरी पावर्स को इकट्ठा कर डीमन किंग से फाइट करने का ट्राई किया, लेकिन उस डीमन किंग ने जैसे तैसे करके हमारे एमसी को मिला एक नया मौका। क्या इस बार वह अपने लोगों को इतने खतरनाक डीमन से बचा पाएगा? काफी मजेदार कहानी होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो बिना देर किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी एक ऐसे मुरीम वर्ल्ड की जहाँ पर काफी ज्यादा शांति फैली हुई थी, लेकिन एक दिन लोगों को आसमान कुछ दिखाई दिया, जिस चीज को देखकर तो लोगों के भी पसीने छूट गए। आसमान में ओपन हुए काफी बड़े बड़े डायमेंशन गेट, जिनसे निकली हुई चीजें जिन्हें आगे चलकर फ्यूचर में डीमंस कहा गया। जैसे ही वे जमीन पर उतरे, उन्होंने ह्यूमंस के खिलाफ वॉर का आगाज किया, और यही इनके द्वारा मचाई गई तबाही की शुरुआत थी। सिचुएशन को समझने के बाद ऑर्थोडॉक्स अलायंस ने ऑर्थोडॉक्स हेवन डीमन एक्सटर्मिनेशन कॉर्प्स का निर्माण किया और यह डिक्लेयर किया कि वे सारे ही डीमंस को खत्म कर देंगे। लेकिन 3 दिनों के अंदर उन सारे ही लोगों का खात्मा हो गया। लेकिन एरन येगर ये क्या कर रहा है? जहां पर 1 साल बाद, 1 साल के अंदर सेंट्रल प्लेन्स की आधी से ज्यादा जनसंख्या खत्म हो गई, तो ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वर्ल्ड ने मिलकर एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाई, वो भी सिचुआन में, जहां पर उनके बीच में और डीमंस के बीच में काफी खतरनाक बैटल हुई। और यह बैटल लगभग आधे महीने तक चली, और इस सब में ह्यूमंस की लगभग 90% आर्मी डिस्ट्रॉय हो गई और सेंट्रल प्लेन्स का मुरीम ऑफिशियली वाइप आउट हो गया। बचे हुए लोग उन लोगों के स्लेब बन गए और उन्हें डेमोनिक रियल में घसीट कर ले जाया गया, जिसमें मैं भी था। मुझे भी कैप्चर करके वहां तक घसीटा गया। 5 साल बाद मैं, जो कि जन्म से ही इनर एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा था, मुझे रेयर स्पीसीज में कैटेगराइज किया गया। काफी सारे एक्सपेरिमेंट और ब्रेन वॉशिंग के बाद मैं डिमोनिक रियल्म की सबजुगेशन आर्मी का एक पार्ट बन गया। उसके बाद 10 को बीत गए, जहाँ पर हम दूसरी डायमेंशंस में गए और अपना नरसंहार जारी रखा। मैं मारता गया और भी ज्यादा मारता गया। लगभग 75 साल बाद मैं एक स्लेव सोल्जर बन चुका था। मेरी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए डीमंस के बीच में मुझे कमांडर की पोजीशन दे दी गई थी, और लगभग 120 साल बाद मुझे कमांडर भी बना दिया गया। और फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया, और मैंने लगभग 50 साल वेस्ट कर दिए सिर्फ इस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। और इस चीज के 65 साल बाद मैंने एक रिवेलियन स्टार्ट की, जिसे मैंने काफी खतरनाक तरीके से तैयार किया था। रिवेलियन स्टार्ट होने के 1 सप्ताह बाद, जहाँ पर ये प्रेजेंट का सीन है, सारे ही लोगों का काम तमाम हुआ पड़ा है। हमारे एमसी के जितने भी सोल्जर्स थे उन्हें एक एक करके धोया गया, और हमारे एमसी की भी कोई अच्छी हालत नहीं है। उसके सामने होता है काफी खतरनाक सा फायर डीमन, और इस तरीके से यह रिवेलियन फेल हो गई। वह डीमन कहता है, कितनी डिसपॉइंटिंग बात है, तुमने इतने छोटे से लेवल की रिवेलियन को स्टार्ट करने के लिए अपने पूरे कंट्रीब्यूशन को खराब कर दिया। स्विच वॉन ग्रेंटल। एमसीयू गुस्से में कहता है, नहीं, मुझे इस नाम से मत बुलाओ, मेरा नाम है साबी गैंग। डीमन भी कहता है, मैं सच में नहीं समझ सकता। मैं इस पूरे टाइम तुम्हारे जैसे ह्यूमंस को ऑब्जर्व करता रहा, जहाँ पर तुम्हारी एबिलिटी और टैलेंट काफी बेकार सा है, लेकिन तुम्हारे अंदर है एक जुनून जो कि तुम्हें हर परिस्थिति में सरवाइव कराता है, और यही तुम्हारी इकलौती स्ट्रेंथ भी है। तो आखिरकार इस पूरे टाइम के बाद तुमने इतना रेकलेसली एक्ट करने का क्यों सोचा? एमसी भी कहता है, क्योंकि मुझे इसे कम से कम एक बार एक्सपीरियंस करना था, ताकि मैं अगली आने वाली फाइट को अच्छे से जीत सकूं, जिसके लिए मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था तुमसे एक बार लड़ने के सिवाय। डेमन भी कहता है, हाँ, सोचने का तुम्हारा यह तरीका काफी ज्यादा मूर्खपना है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुमको सेकंड चांस देने वाला हूँ? तुम आज यहीं पर और आज ही मरोगे। एमसीवी कांपते हुए हाथों के साथ कहता है, मैं तुम्हारे हाथों से नहीं मरूंगा। और ऐसा कहकर अपने ही सीने में अपने ही हाथ को गड़ा देता है। उसकी ऐसी अचानक अजीब सी हरकत को देखकर तो डीमन भी चौंका हुआ होता है, और साबी गैंग यानी कि हमारा एमसी अपनी पूरी ताकत को लगाकर अपने ही दिल को रोकने का ट्राई करता है, जिससे वहां पर होता है एक अलग सा ही एनर्जी एक्सप्लोजन। डीवन भी इस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है। वह भी कहता है, क्या टाइम रेग्रेशन? यह तो न्यू जेरन की अथॉरिटी है, एक एंशियंट इविल गॉड की। मैं देख सकता हूँ, तो तुम इसी कारण की वजह से तुम इतने लंबे समय तक अपनी ह्यूमिलेशन और अपनी हार को सहते रहे। एमसीयू चिल्लाते हुए कहता है, तुम कमीरे, तुम मेरा इंतजार करना, अगली बार जब मैं आऊंगा तो तुम्हें अच्छी तरीके से खत्म करूंगा। ये पूरे ही श्रापित डीमंस मारे जाएंगे। डीमन भी हंसते हुए कहता है, मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा, आना, क्योंकि तुम ही एक ऐसी ह्यूमन हो जिसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ। जहाँ पर हमारा एमसी पास्ट में आ चुका होता है, और ये होता है सेंट्रल प्लेन मुरीम का सीन, जहाँ पर एक घर के ऊपर गिरती है काफी खतरनाक सी लाइटनिंग एनर्जी, जिस लाइटनिंग की वजह से घर की छत पर तो छेद हो ही चुका होता है, लेकिन नीचे पड़ा एक बंदा भी घायल हो जाता है, जिसके अंदर आ चुकी है हमारे एमसी की आत्मा, जो कि मन में सोचता है, डीमन के आक्रमण में अभी 10 साल का टाइम बचा है। तभी से शिफ्ट होता है, हमें बताया जाता है
ड्रैगन स्प्रिंग अकेडमी, जो कि ऑर्थोडॉक्स अलायंस की एक मार्शल आर्ट अकेडमी है, जहां पर कुछ लोग उसी छत को रिपेयर कर रहे होते हैं जिसे कल रात उसी लाइटनिंग ने तोड़ा था। एक बंदा कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा आखिरकार वह लाइटनिंग कहीं और ना गिर कर सीधा यहीं गिरी। दूसरा भी हाँ में हाँ करते हुए कहता है, और वह लाइटनिंग तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल थी, जो कि इसने छत पर भी छेद कर दिया। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें सिर्फ वह लूजर ही इंजर्ड हुआ है। अरे वही वॉइस इंस्ट्रक्टर, जो कि एक अनाथ है, और उसे फिजिशियन जिन बेकनई ने बचाया था। और कई लोग तो कह रहे हैं कि सिर्फ वही बंदा उस ब्लैक लाइटनिंग से हिट हुआ था। दूसरा भी कहता है, क्या वही मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर जो कि इंटरनल एनर्जी का यूज नहीं कर सकता? मैंने तो सुना था कि वो इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड नहीं हुआ है। दूसरा बंदा भी हंसते हुए कहता है, हा, वैसे भी अच्छा रहता कि वह बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता, क्योंकि आज तो उसका पब्लिकली एग्जीक्यूशन होने वाला है। जहाँ पर एक एल्डर अनाउंसमेंट करने लगता है और कहता है, अभी से स्पीयर असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर के लिए ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी में यह ड्यूअल स्टार्ट होता है। लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं उनकी फाइट को देखने के लिए। जहाँ पर एक साइड पर तो होता है हमारा साबी गैंग, जो कि फिलहाल में स्पीयर असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर भी है, और दूसरी पोजीशन पर होता है उसका एक अपोनेंट जो कि इस पोजीशन को पाना चाहता है, और यह है मैंग संगडियोक। तभी एडर कहता है कि यहाँ पर एक ऐसी भी रिक्वेस्ट है जहाँ पर बताया गया है कि हमें सावी गैंग की एबिलिटीज को जांचना है, जिस वजह से यह डुअल रखा गया है। तो यह डुअल यह डिटरमाइन कर देगा कि आखिरकार असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर की पोजीशन किसको डिजर्व करती है। तो तुम दोनों ही एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते अपने पूरे होनर को साथ में रख कर लड़ना। मैंग ड्यूक कहता है, हाँ, मैंने तो जितना सोचा था तुम मुझसे भी काफी सही लग रहे हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो लाइटनिंग भी गिरी थी ना, मुझे तो लगा था कि तुम कोई एक्सक्यूज बना रहे हो फाइट से बचने के लिए। लेकिन अब जब तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो तुम्हारी बहादुरी को देखते हुए इस फाइट को मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। और क्या तुम सरेंडर करना चाहते हो? हमारा साहब भी गैंग भी कहता है, हाँ, तुम्हारे सपनों में। यहाँ पर इस पूरी अकेडमी में एक ऐसा इंस्ट्रक्टर था जो कि अपनी इंटरनल एनर्जी का ही यूज नहीं कर पाता था, लेकिन वह बेचारा भी क्या करता, यह दुर्भाग्य उसके साथ बचपन से ही आया था, जिस वजह से सारे ही लोग उसे नीची नजरों से देखते। एक इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्टर जिसके पास इंटरनल एनर्जी थी ही नहीं, उसे एक काफी बेकार हार झेलनी पड़ी, और उस इंस्ट्रक्टर को उसी एकेडमी में छोटे मोटे कामों में लगा दिया। उसने सच में उस दिन काफी डरावने दिन झेले थे, जिस बात को सुनकर मैंडियोक भी कहता है, क्या किस तरह की नॉनसेंस बात कर रहे हो तुम? एमसी भी कहता है, संक्षिप्त में कहूँ तो इस मूवमेंट का मैं काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था, तुम भद्दे कमीने। जिस बात को सुनकर मैंडियोक भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता, क्या कमीने, तूने क्या कहा? क्योंकि तुम एक इंस्ट्रक्टर थे, जिस वजह से मैं तुम्हारे सम्मान करते हुए तुम्हें कम भेजता, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारे इस एरोगेंट बिहेवियर का बदला चुकाना होगा। और वह यूज करता है अपनी वुल डीमन स्पीयर आर्ट का, और अपनी पूरी जान लगाते हुए अपने उस आर्ट की फर्स्ट फॉर्म का यूज करता है, जहाँ पर वह अपने स्पीयर से करता है एक स्टेप अटैक। वह भी कुछ रियलाइज करते हुए मन में सोचता है, जब भी मैं किसी चीज को स्टैब करता हूँ तो मुझे एक अलग सी सेंसेशन फील होती है, लेकिन वो तो मुझे अभी आई ही नहीं, और मुझे कुछ फील क्यों नहीं हुआ। लेकिन जब वहां से धुआं हटता है तो वह देखता है वहां पर हमारा एमसी होता ही नहीं, और हमारा एमसी भी अचानक से उसके पीछे आते हुए कहता है, तुम्हारा यह अटैक सच में देखने में काफी अच्छा था, लेकिन तुम्हें इस अटैक को प्रॉपरली हिट तो करना होगा अपने एनिमी के साथ, तभी तो इसका कोई फायदा होगा ना। उसे अपने पीछे देखकर वह भी पीछे अटैक करता है, और हमारा एमसी भी कूद कर उस अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। वह भी मन में सोचता है, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, यह बुल डीमन स्पीयर आर्ट को इतनी आसानी से कैसे डॉज कर पा रहा है, जिसे मैंने दशकों तक ट्रेन किया है। इसके बारे में तो कहा गया था कि ये काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन जो मैंने सुना था इसके बारे में, यह तो उससे एकदम अलग है। एमसी भी कहता है, हाँ, ये काफी ज्यादा स्लो था, आखिरकार तुम अपनी इन स्किल्स के साथ किसी को क्या सिखा पाओगे? वह बंदा भी मन में सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता, यह जरूर से ही लकी होगा जिस वजह से मेरे अटैक को डॉज कर पाया, और अपनी लेग स्ट्रेंथ को जमीन पर डालकर आसमान में कूदता हुआ अटैक के लिए तैयार हो जाता है। वो डीमन स्पीयर आर्ट फोर्थ फॉर्म का यूज करने लगता है। वह बंदा फॉलिंग वुल स्ट्राइक के साथ वह सीधा हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगता है। हमारा एमसी भी उसे आता हुआ देखकर अपने स्पीयर को टाइट से पकड़ लेता है, और उसे अपने दोनों बगल ही घुमाने लगता है, और अचानक से वह भी अपनी फाइटिंग स्टेंस में आ जाता है। वह बंदा भी चिल्लाते हुए कहता है, हाँ, पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जो कि तुम अपनी उस आधी अधूरी टेक्निक के साथ मेरी इस टेक्निक को रोक सको। लेकिन हमारा एमसी तो किसी भी टेक्निक का यूज ही नहीं करता, वो बनाता है एक फायरवॉल को। वह बंदा कुछ आगे समझ पाता उससे पहले वह फायरवॉल उसी बंदे को हिट हो जाती है। वे सारे लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा ही डर जाते हैं, और इस नजारे को देखकर सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह बंदा भी बुरी तरीके से उस फायर में जलने लगता है। एल्डर भी कहता है, यह डुएल यहीं पर एंड होती है, और इस डुएल के विजेता हैं इंस्ट्रक्टर सावी गैंग, और उस बंदे को तो पानी डाल डाल कर बचाया जा रहा होता है। एमसी अपने मन में सोचता है, मुझे डीमंस के द्वारा कैप्चर किया गया, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को उन क्रिएचर्स के बीच में सर्वाइव कराया, और इस प्रोसेस के बीच में मैंने एक काफी इंपॉर्टेंट चीज को रियलाइज किया कि हाई लेवल मैजिक को मार्शल आर्ट से बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता। एमसी भी ग्रीट करते हुए कहता है, आप मेरी हीट यंग आर्ट के बारे में क्या सोचते हो? इसे फायरवॉल के नाम से भी जाना जाता है।
जहाँ पर जिस तस करके उस बंदे को तो बचा लिया गया होता है और स्ट्रेचर पर लेटा कर उसे वहाँ से ले जाया जाता है। हमारा एमसी उसकी टांग खींचते हुए कहता है, सच में भाई तेरी फाइट तो काफी ज्यादा मजेदार थी, अगली बार भी आना फाइट करेंगे। सारे लोगों में बातचीत होने लगती है, वे कहने लगते हैं क्या ये कोई असली मार्शल आर्ट थी और इसने इसे क्या नाम दिया था, हीट यांग फिंगर आर्ट। एल्डर के आसपास खड़े हुए दोनों बंदे भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, वे कहते हैं क्या ये नॉनसेंस क्या बात कर रहा है। तभी एल्डर कहता है तुम फाइट को जीत चुके हो, हालांकि मैंने तो सुना था कि तुम इंटरनल एनर्जी का यूज नहीं कर सकते। एमसी भी उसकी बात को सुनते हुए कहता है अच्छा वो तो भाग्य का खेल है। कुछ दिन पहले मैं पहाड़ों की तरफ घूमने गया था जहाँ पर मुझे एक काफी अच्छी सी हर्ब मिली जिसे मैंने खा लिया और उसी के बाद से अचानक मैं इंटरनल एनर्जी का यूज करने लगा और उसी की वजह से मुझे थोड़ी बहुत इंटरनल एनर्जी मिल गई। दूसरा एल्डर भी चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो, आखिरकार एल्डर के सामने ऐसी बेकार की बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम अभी हमें इंसल्ट कर रहे हो। एमसी भी कहता है यह तो आपकी चॉइस है, आप इस पर बिलीव करते हो या नहीं। यह एक ऐसी पोजीशन के लिए फाइट थी जहां पर हमें स्पीयरमैनशिप की टेक्निक्स को सिखाना पड़ता है। क्या यहाँ पर ऐसा कोई भी रूल है कि हमें सिर्फ स्पीयर का यूज करते हुए फाइट करना है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिरकार मैं जीत चुका हूँ लेकिन फिर भी मुझे इस तरीके से इंटेरोगेट क्यों किया जा रहा है। वह बंदा तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है लेकिन एल्डर उसे शांत करते हुए कहते हैं अरे शांत हो जाओ, लगता है तुम्हें काफी ज्यादा परेशानी है आज। और लड़के तुम सही हो, तुम फाइट को जीत चुके हो, तो अब तुम फाइट को जीत ही चुके हो तो तुम्हें बनाया जाता है। तभी हमारा एमसी अपने हाथ को उठाते हुए कहता है इंटरप्ट करने के लिए माफ करना, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर हैं तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एल्डर भी कहता है क्या एक रिक्वेस्ट। एमसी भी कहता है हाँ एक टेस्ट की ऑफिशियल रिक्वेस्ट, मैं भी ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर की पोजीशन के लिए प्रमोट होना चाहता हूँ। और ऐसा होने के बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। उस ड्यूएल के बाद से हमारे एमसी का अलग ही और बन चुका होता है, सारे लोग उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे होते हैं और कानाफूसी भी करते हैं। ओह देखो ये तो वही फाइटिंग वाला बंदा है ना, हाँ उस डुएल में फाइट कर रहा था, काफी अच्छा था ना। हमारा एमसी भी आसमान की तरफ देखते हुए मन में सोचता है ऑर्थोडॉक्स अलायंस द्वारा कई सारे मार्शल आर्ट हॉल्स को एस्टेब्लिश किया गया ताकि जेंगुई मुरीम की जितनी भी कठिनाइयां हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके, उनसे निपटा जा सके। इनका एक ही मकसद होता है ताकि ये ऐसे बंदों को तैयार कर सके जो कि आगे चलकर ऑर्थोडॉक्स अलायंस के पिलर बन सके। ये कम से कम 15 से 18 साल के बच्चों को ही सेक्ट में लेते हैं। जितने भी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो ऑर्थोडॉक्स अलायंस के मार्शल मास्टर्स होते हैं। इन लोगों को असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर और सीनियर इंस्ट्रक्टर में डिवाइड किया गया है। हमारा एमसी गेट को ओपन कर ही रहा होता है, तभी पीछे से कोई कहता है क्या हुआ था वो। एमसी भी पीछे नोटिस करता है एक बंदे को जो कि उससे पूछता है आखिरकार तुम अचानक से इस इंटरनल एनर्जी का यूज कैसे कर पाए, मुझे बताओ तुमने क्या किया था। ये होता है ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी का रिकवरी बॉडी पवेलियन मास्टर जिंग बेक। ये एक इंस्ट्रक्टर और साथ ही साथ एक फिजिशियन भी हैं जो कि अपने पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं। एमसी भी कहता है मैंने बताया था कि यह भाग्य का खेल था मेरा। जिनवे की चिल्लाते हुए कहता है नॉनसेंस, तुम्हें तो पता यह है कि मैं तुम्हारा काफी लंबे टाइम से इलाज कर रहा हूँ। जब मुझे ये पता चला कि तुम इंटरनल एनर्जी का यूज नहीं कर सकते तो मैंने हर एक मेथड का यूज किया तुम्हें सही करने के लिए। लेकिन यह कोई एक ऐसी चीज है जो कि इतनी आसानी से फिक्स हो जाती, तो मैं तो एक बेकार का फिजिशियन हूँ जो कि इस काम को भी नहीं कर पाया। किसी और से ज्यादा मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ कि इस चीज के कारण तुम्हें कितना ज्यादा दुख सहना पड़ा और कई लोग तुमसे कितनी नफरत करते थे और यहाँ तक कि मैं भी तुम्हें फेस करने से शर्मिंदा होता था। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। एमसी भी अचानक उन्हें देखकर चौंक जाता है और मन में सोचता है ये अभी भी नहीं बदले। ये एक ऐसे पर्सन है जो कि मेरे लिए माता पिता के समान है। 542 साल पहले, मेरा मतलब है अब से 15 साल पहले एक पर्सन था जो कि फ्लेम्स में गया और एक बच्चे को बचाया जो कि अनाथ था। और यह वह भी बंदा था जो कि डीमंस के अटैक के दौरान लोगों का इलाज करता रहा और खुद भी मारा गया। हालांकि इस टाइम मैं ये मेक श्योर करूंगा कि इसको ना मारने दूं। तो ये हमारा एमसी कहता है रिकवरिंग बॉडी पवेलियन मास्टर, आपको अपने आप को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है और मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पवेलियन मास्टर भी उसकी तरफ देखते हुए कहता तुम। एमसी भी कहता है हाँ मेरे ऊपर भरोसा रखो, आज के बाद से मैं अपनी प्रॉब्लम्स को अपने आप ही रिजॉल्व कर लूंगा। फिर हमें कुछ टाइम बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी आसमान में उगी हुई उस चांद को देख रहा होता है और अपने हाथ में अपनी इंटरनल एनर्जी को लाने का ट्राई करता है और एक सर्कल को भी क्रिएट कर लेता है। एमसी भी कहता है जब मेरे ग्रेस हुआ था तब मैंने अपने माना का 90% से भी ज्यादा खो दिया और अभी के लिए मैं जो सबसे अच्छा कर सकता हूँ वो है 4th सर्कल। कितना डिसअपॉइंटिंग है, मैंने 8th सर्कल को पाने के लिए लगभग सदियां बिता दी थी। नहीं, मुझे इतना ग्रेटफुल होना चाहिए कि मेरे पास अभी भी माना है। हाँ मैं वापस आ चुका हूँ उस नर्क से और जियंग मुरिम की वह हिस्ट्री भी पीछे आ चुकी है। डीमंस का हमला भी अभी तक नहीं हुआ है, फिर भी एग्जैक्टली 10 साल बाद डीमंस हमारे ऊपर हमला शुरू कर देंगे और जब ऐसा होगा तो जेंगहुई मुरीम फिर से एक गिर पड़ेगा। फिर भी यह पिछली बार से एकदम डिफरेंट होगा क्योंकि मेरे पास है 300 सालों की मेमोरीज, डिमोनिक आर्मी की इंफॉर्मेशन, आखिरकार वे किस तरीके के टूल्स का यूज करते हैं, किस तरीके के आर्टिफैक्ट, किस तरीके के वेपन उन्होंने तैयार कर रखे हैं हमला करने के लिए। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, मुझे पता है आखिरकार उस डीमन किंग टारेंट को कैसे गिराना है।
तभी उसके रूम में कोई एंटर करता है जो कि एल्डर जिनवेक होते हैं। वे कहते हैं बाई गैंग क्या तुम यहाँ पर हो? बी गैंग भी कहता है यस पवेलियन मास्टर मैं यहीं पर हूँ, क्या हुआ कुछ काम था? एल्डर भी कहता है हाँ बाइस अकेडमी मास्टर आपको ढूंढ रहे हैं। बी गैंग भी कहता है क्या इस टाइम पर, और इस बात को कहने के लिए उसने तुमको भेजा? एल्डर भी कहता है हाँ छोड़ो इसे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे तो तुम्हारी चिंता है। आज सुबह तुमने जो प्रमोशन के लिए रिक्वेस्ट की थी ये शायद उसी के बारे में होने वाला है और तुम्हें भी अपना ध्यान रखना चाहिए। और मुझे पक्के तौर पर पता है कि वह तुमको टेस्ट काफी ज्यादा हार्ड देने वाला है क्योंकि तुमने आज सुबह उसके पसंदीदा बंदे को बैटल में हराया था और उसे देखने पर भी लगता है कि तुम्हारे लिए उसके मन में कोई भी अच्छी भावना नहीं है। वैसे आखिरकार तुमने अचानक ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर बनने के बारे में क्यों डिसाइड किया? जिनकी बात को सुनकर हमारा एमसी मुस्कुराते हुए कहता है क्योंकि यही तो है पहला स्टेप इस अकेडमी को फिक्स करने का। जहाँ पर हमारा एमसी भी गलियारे से तो वहीं पर जा रहा होता है। वह मन में सोचता है एक बार की बात है कि यह ड्रैगन अकेडमी काफी ज्यादा ही फेमस थी, यहाँ तक कि ऑर्थोडॉक्स की 3 सबसे बड़ी मार्शल अकेडमीज में भी इनका नाम आता था। हालांकि 2 साल पहले अकेडमी के मास्टर जिन्हें टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक माना जाता था अचानक गायब हो गए। अकेडमी ने भी काफी ज्यादा प्रयास किए उनको ढूंढने का, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ और वैसे भी उन जैसे स्किल्ड पर्सन को रिप्लेस कर पाना इतना आसान नहीं था। और रिजल्ट के तौर पर ड्रैगन स्प्रिंग अकेडमी ने अपना ये फेम खो दिया। और इसी के साथ तभी हमारा एमसी एक रूम के अंदर एंटर करता है जहाँ पर वाइस मास्टर और एक और बंदा बैठा होता है। वाइस मास्टर कहता है चलो मैं एक और बार चेक कर लेता हूँ बी गैंग, क्या तुम श्योर हो कि तुम ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हो? एमसी भी मुस्कुराते हुए कहता है ऑफ कोर्स वाइस मास्टर, और वह मन में भी सोचता है इस कचरे के टुकड़े ने तो हमारी इस अकेडमी को इतना ज्यादा नीचे गिरा दिया है। उस दिन जब अकेडमी पर डीमंस का हमला हुआ था चारों ही तरफ अलग ही तबाही मच चुकी होती है। बड़े बड़े डायमेंशन पोर्टल्स चारों तरफ से खुलने लगते हैं और उनमें से आने लगते हैं काफी खतरनाक से मॉन्स्टर, और वे ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया और वे लोगों को खत्म करने लगते हैं। और यहीं से उन मॉन्स्टर्स के अटैक की शुरुआत थी जिन्हें आगे चलकर कहा गया डीमन रेस। हमारे ड्रैगन स्प्रिंग अकेडमी के यंग डिसाइपल्स को काफी बेरहमी से मॉन्स्टर्स के द्वारा मारा गया। उस दिन जहाँ पर बी गैंग उन वाइस मास्टर और एक और बंदे को वहां से भागता हुआ देखता है अपना बोरिया बिस्तर समेटकर, और कहता है कि अगर उस दिन वह वाइस मास्टर वहां से भागा नहीं होता, सिचुएशन की रिपोर्ट दी होती और डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया होता तो भाई काफी सारी जानें बचाई जा सकती थी। वे डिसाइपल्स की चीखें मुझे आज भी साफ तरीके से याद हैं जो कि उस दिन सेक्रीफाइस हुए थे। हालांकि ये मेरे पास्ट में हुआ था लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे इस घिनौने और पाखंडी चेहरे को कभी नहीं भूल सकता। और एमसी कहता है वाइस अकेडमी मास्टर क्या आपने मुझे बुलाया था? तो इस स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर ड्यूंग भी कहता है तो मैं तुम्हारे सीनियर इंस्ट्रक्टर बनने के टेस्ट के बारे में तुमको बताता हूँ। इस टेस्ट में तुम्हें डिमोनिक नाइट होल्ड पर रेड करनी है। हमारा एमसी भी कहता है क्या डिमोनिक नाइट होल्ड? आपका मतलब कहीं उस माउंटेन के बारे में तो नहीं है जो कि हमारे अकेडमी के पीछे है जिस पर बैंडेट्स रहते हैं? वह भी कहता है हाँ तुम्हें उन सभी को मारना है और यही तुम्हारा टेस्ट है, डिमोनिक नाइट स्ट्रॉन्ग होल्ड। ड्रैगन स्प्रिंग अकेडमी के पीछे जो माउंटेन है उस पर बैंडेट्स का एक ग्रुप रहता है और वे बैंडेट्स के ग्रुप काफी सारी परेशानियां खड़ी करते रहते हैं जिस वजह से काफी सारी रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं उनके बारे में, और यही मिशन हमारे एमसी के लिए भी मिला होता है। एमसी कहता है ये सब तो ठीक है लेकिन आखिरकार इसका इंस्ट्रक्टर बनने से क्या लेना देना? वाइस अकेडमी मास्टर जिसका नाम है चियोन सेम्योंग कहता है ऑब्वियसली ये तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है एक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। सीनियर इंस्ट्रक्टर हमारी अकेडमी की मेन फोर्स होते हैं। सभी सीनियर इंस्ट्रक्टर्स को मार्शल मास्टर भी कंसीडर किया जाता है और उनको ऑफिशियली ऑर्थोडॉक्स अलायंस द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। वे लोग सारी ही ऐसी महान चीजों को करते हैं जैसे कि डिमोनिक कल्ट के किसी लीडर को हराना या फिर बेंडर्स को मारना। एमसी भी कहता है हाँ मैं समझ गया, अब मुझे ये बताओ कि मुझे ये मिशन कितने दिनों में पूरा करना है? ड्यूंग गुस्सा हो जाता है, कहता क्या तुम इतना रूड होकर कैसे बात कर सकते हो? चियोन भी उसे शांत करते हुए कहता है एग्जैक्टली 2 वीक। अगर तुम एक भी दिन लेट हुए तो तुम हारे माने जाओगे और फिर कभी भी तुम इस रिक्वेस्ट को नहीं कर पाओगे। एमसी भी मुस्कुराते हुए कहता है क्या 2 वीक? चलो 3 दिनों में काम को पूरा करके आता हूँ। ड्यूंग तो अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है, कहता क्या ये छोटा सा, वैसे वाइस अकेडमी मास्टर क्या आप सच में इस एरोगेंट बच्चे को प्रमोट करने वाले हो? क्या होगा अगर वह सच में अपने मिशन को पूरा कर ले तो? चियोन भी कहता है कोई भी जरूरत नहीं है चिंता करने की इंस्ट्रक्टर ड्यूंग, हमारा बेचारा असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर साबी गैंग कभी भी वापस लौट कर नहीं आने वाला। ड्यूंग भी कहता क्या आपका क्या मतलब है? जहाँ पर सीन हमारे एमसी पर शिफ्ट होता है जो कि अपनी किसी टेक्निक का यूज करते हुए तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा होता है और मन में सोचता है तुम चियोन कमीने, क्या तुम्हें लगा था कि तुम जो प्लॉट करोगे मुझे उसके बारे में नहीं पता चलेगा? डिमोनिक नाइट स्ट्रॉन्ग होल्ड इसी टाइम के दौरान भी ग्रीन फॉरेस्ट अलायंस भी ग्रो होना शुरू हुआ था। लोग अभी उनके बारे में इतना ज्यादा नहीं जानते हैं क्योंकि अभी भी वे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी है। असली प्रॉब्लम तो है जहाँ पर ड्यूंग भी चियोन की बात को सुनकर चौंक जाता है। वह कहता है क्या तुम सीरियस हो? ग्रीन फॉरेस्ट अलायंस का हेड एक पीक रियल का मार्शल मास्टर है। चियोन भी बताता है डेमोनिक नाइट स्ट्रॉन्ग होल्ड का मास्टर गु जियोम वह कोई ऑर्डिनरी बैंडेट्स का लीडर नहीं है। यहाँ तक कि ऑर्थोडॉक्स अलायंस भी इसके बारे में यही सोचता है।
लेकिन वह असल में है एक काफी पुरानी अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट जिसका नाम था हेवन डिस्ट्रॉइंग सेक्ट का एक लीडर। लोग सोचते थे कि कुछ ट्रेटर्स ने मिलकर उसे मार दिया, लेकिन असल में वे जैसे तैसे करके अपने आप को जान को बचा लिया था। लेकिन उसने हर एक ट्रेटर को ढूंढ ढूंढ कर मारा। उसका बदला लेने का तरीका इतना ज्यादा क्रूअल था कि यहाँ तक कि अनऑर्थोडॉक्स मुरीम ने भी उस पर एक बाउंड्री रख दी। वह काफी लंबे टाइम से छुपा हुआ था और अभी अभी यहाँ पर आया है। ड्यूंग भी पूछता है, तो आपको कैसे पता इसके बारे में? चियोन कहता है, क्यों, यह इम्पोर्टेंट है। बी गैंग आज के मैच के दौरान सच में काफी ज्यादा अच्छा फाइट की थी उसने, लेकिन यह इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उसने अपनी स्किल्स को छुपा रखा था। लेकिन यह टेस्ट रियल सिचुएशन में होने वाला है, यह कोई ड्यूअल नहीं है। और मुझे भी पक्के तौर पर पता है कि वह जिंदा वापस लौट कर नहीं आने वाला। एमसी भी अपनी मस्ती में वहां से जा रहा होता है। मैं मन में सोचता है, वेल अगर मैं जिस एक गुजियोम को जानता हूँ ये वही है तो फोर्थ सर्कल का मैजिक उसे हराने के लिए काफी नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन एकदम सिंपल है। हाँ, मैं फाइनली यहाँ पर पहुंच गया। तभी वह एक काफी बड़ी चट्टान के सामने आकर उतरता है और एमसी कहता है कि मुझे अपने माना को इंक्रीज करना होगा और अपने सर्कल्स को भी बढ़ाना होगा। वैसे भी मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज 8th सर्कल तक की है, जहाँ पर वह अपनी किसी सर्च नाम की टेक्निक का यूज करता है और वह देख पाता है उस चट्टान के पीछे किसी एनर्जी को। यह चीज किसी नॉर्मल चट्टान की तरह दिखती है, लेकिन यह असल में एक बैरियर है जिसे माना द्वारा बनाया गया है। और मैं भी एकदम सही जगह पर आया हूँ। किसी ने इस चीज के बारे में इमेजिन भी नहीं किया होगा कि सेंट्रल प्लेन्स में इस तरह की ना जाने कितनी ही जगह हैं जो कि माना बैरियर के पीछे छुपी हुई हैं। मैं जानता था स्पेशल ग्रेड का माना स्टोन। डीमंस जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट क्रिएचर हैं, वे दूसरे डायमेंशंस में जाकर काफी रैपिडली तरीके से अटैक करते हैं और ये काम इस तरीके से पॉसिबल हो पाता है क्योंकि उनके पास है डायमेंशनल ट्रेवल टेक्नोलॉजी। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में भी एक कमी है। डायमेंशनल पोर्टल से जाने के प्रोसेस के दौरान जो नॉन लिविंग चीज होती हैं वे तो काफी आसानी से काफी तेजी से अपनी जगह पर पहुंच जाती हैं, लेकिन जो लिविंग बीइंग होते हैं उन्हें वहां पर जाने में काफी ज्यादा ही टाइम लग जाता है। यह एक ऐसी चीज है जिसे तो खुद डीमंस भी फिक्स ना कर पाए। अंत में यही एक सोल्यूशन था जो कि उन्हें मिला था। जिन वर्ल्ड्स में उन्होंने अटैक करने का प्लान बनाया, उन्होंने ऐसे इक्विपमेंट्स को पहले ही वहां पर प्लांट कर दिया जिनकी उन्हें फ्यूचर में जाकर जरूरत पड़ती। यह माना स्टोन उसके पावर का सोर्स है और उनके माना को काफी तेजी से रिकवर करता है। सेंट्रल प्लेन्स में जो माना का यूज नहीं कर सकता उनके लिए यह चीज एकदम यूजलेस है। वेल कम से कम अब तक के लिए तो यही था। और चट्टान पर काफी शांति भरा माहौल होता है, लेकिन अगले पल वहाँ पर होता है काफी खतरनाक सा एनर्जी का ब्लास्ट। तभी हमें उन्हीं वेंडेट्स के ग्रुप को दिखाया जाता है। तभी एक बंदा कहता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड मास्टर, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ हुआ होगा। उनका मास्टर भी कहता है, क्या तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि मैंने यहाँ पर कोई गलती की है? बंदा भी घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस। वेटर अपना बंदा भी कहता है, चुप हो जाओ और शांति से यहाँ पर सर्च करो। मैंने डेफिनेटली तौर पर यहाँ पर किसी एक्सप्लोजन एनर्जी को महसूस किया था और हाँ भाई यही है एक गुग्योम। और कहता है, तुम्हारे जैसे लूजर्स इसके बारे में कभी नहीं जान सकते। तभी उस बंदे को अपने पीछे से किसी के क्लैप करने की साउंड सुनाई देती है। वह देखता है हमारे एमसी को वहां पर, जो कि कहता है, मुझे पता था कि तुम सच में ही एक पीक रियल्म के मार्शल मास्टर हो। मुझे तुम पर विश्वास था, डिमोनिक नाइट स्ट्रॉन्गहोल्ड के मास्टर। वह भी हमारे एमसी को देखकर कहता है, आखिरकार कौन हो तुम? एमसी भी कहता है, क्या मैं मैं तो ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी का एक इंस्ट्रक्टर हूँ। लोग भी उसकी बातों को सुनकर कहते हैं, क्या ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी? लेकिन आखिरकार वहाँ का एक इंस्ट्रक्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? गुग्योमी चलाते हुए कहता है, अपने बेकार के मुंह को बंद करो। अगर तुम सही कह रहे हो तो जो अभी एक्सप्लोजन हुआ था उसकी एनर्जी का कारण भी तुम ही थे। एमसी भी कहता है, हाँ अगर मैं हुआ तो क्या कर लोगे तुम? और उसके ऐसा कहते के साथ वह बंदा हमारे एमसी पर अटैक कर देता है। जिस अटैक के साथ होता है वहाँ पर काफी तगड़ा सा ब्लास्ट। वह बंदा भी कहता है, तो मैं तुम्हें मार दूंगा, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर आया था। तभी एमसी कहता है, अच्छा ऐसा है। और वह भी काफी खतरनाक सा अटैक करता है उस बंदे के ऊपर, जिसे वह अपनी तलवार से ब्लॉक करता है। और यह अटैक हमारे एमसी ने अपने हाथ से किया होता है। इस टाइम पर हमारा एमसी माना ब्लेड नाम की किसी टेक्निक का यूज करते हुए सारी बंदों को खत्म कर देता है, वो भी एक झटके में। जिस सीन को देखकर तो वह बंदा भी काफी ज्यादा डर जाता है। फिर एमसी अपने ट्रेस नाम की टेक्निक का यूज करते हुए सोर्ड को अपने हाथ में बुला लेता है और कहता है, देखो तो सही कैसा कोइंसिडेंस है, मैं भी यहाँ पर तुम्हें ही मारने आया था। लेकिन वह स्ट्रॉन्ग होल्ड का मास्टर भी तैयार हो जाता है और सीधा अटैक करता है हमारे एमसी के ऊपर। एमसी कहता है, तुम्हें तो अपने सबऑर्डिनेट्स का बदला लेना चाहिए ना। वह मास्टर कहता है, तुम कौन हो तुम? फिर वे दोनों एक दूसरे से दूर हटते हैं और फिर लगातार एक एक करके काफी खतरनाक अटैक किए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। जहाँ पर हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड के साथ उस बंदे को काफी खतरनाक से टक्कर दे रहा होता है। जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने लगते हैं। दोनों ही अटैक्स को डिफेंड कर रहे होते हैं और दूसरे पर मौका मिलते ही अटैक भी कर रहे होते हैं। एमसी कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही तो बताया था, मैं हूँ ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी का एक इंस्ट्रक्टर। वह बंदा मन में सोचता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता इस पर। यह कमीना मुझसे फाइट करते टाइम बिल्कुल भी स्ट्रगल क्यों नहीं कर रहा? क्यों?
और जोर से चलाते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। एमसी भी पीछे हट जाता है, जहाँ पर वह बंदा अपने एक काफी खतरनाक सी टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम होता है हेवन डिस्ट्रॉइंग हेगेमोन डिवाइन आर्ट कोर रिलीज। और वह चलाते हुए कहता है, तुम कमीने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस टेक्निक को यूज करवाने की? क्या तुम्हें पता है ये किस तरीके की पावर है? जब से मुझे उन ट्रेटर्स द्वारा उस चट्टान से फेंका गया था तब से मैंने इस एनर्जी को बचा कर रखा। एमसी भी कहता है, तुमसे पूछा किसने? तभी वह बंदा किसी चीज को रियलाइज करता है, जहाँ पर एमसी ने फ्रीजिंग विम नाम की किसी टेक्निक का यूज करते हुए उसके पैरों को जमा दिया होता है। मुझे किसी यूजलेस विलन की कहानी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी हमारा एमसी एस्ट्रल चेन नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिससे उसकी दोनों बगल 2 पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं, जिनसे निकलती हैं चेन्स, जो कि उसके दोनों हाथों को जकड़ लेती हैं। वह बंदा भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है उन चेन्स से अपने आप को आजाद कराने के लिए, लेकिन वह रियलाइज करता है कि वह तो उन चेन्स से अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रहा। एमसी कहता है, स्ट्रगल करना बेकार है। जिस पल तुमने इन बेड़ियों को टच किया उसी पल तुम्हारी सारी इंटरनल एनर्जी सोख ली गई। वैसे भी यह स्पेल मार्शल आर्टिस्ट को ही टेक डाउन करने के लिए बनाया गया है। वह बंदा भी कहता है, तुम कमीने, आखिरकार तुमने ये सॉर्सरी कहाँ से सीखी? क्या तुम किसी डिमोनिक कल्ट से हो? एमसी भी कहता है, मैंने तुमको बताया तो था, यह कोई सॉर्सरी नहीं है बल्कि है एक मैजिक, और वैसे भी मैं एक इडियट बैंडेड से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। वह बंदा भी कहता है, तुम कमीने, इस तरीके से इस जगह पर मरना। एमसी पूछता है, क्या क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? वह भी कहता है, हाँ, मुझे मेरा बदला लेना है उन कमीनों से जिन्होंने मेरे सबऑर्डिनेट्स को मैनिपुलेट किया जब मैं हेवन डिस्ट्रॉइंग सेक्ट में था। वह कारण जिस वजह से मैंने इन गनों ने ऑर्थोडॉक्स वालों के साथ काम किया और अपने आप को इस माउंटेन में लॉक करने के बाद अपनी पावर्स को गेन करने के लिए यहाँ पर रुका रहा। यह सब इसलिए था ताकि मैं अपना रिवेंज ले सकूं, बस यही। एमसी ताली बजाते हुए कहता है, वाह, तुम तो सच में काफी ज्यादा डिटरमाइन हो। इसी तरीके से तो रिवेंज लिया जाता है, धीरे धीरे और सोच समझकर, बिना गिव अप किए। वह बंदा भी कहता है, क्या क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? आखिर तुम जानते ही क्या हो? तुम तो एक ऐसे बच्चे हो जो कि काफी कंफर्टेबली तौर पर बड़े हुए हो। एमसी कहता है, क्या कंफर्टेबली? क्या यह सच में इस तरीके से दिखता है? वह बंदा भी मन में सोचता है, व्हाट द हेल, यह कोई मामूली आदमी नहीं लग रहा, इसके साथ फंडामेंटली तौर पर कुछ तो गलत है। तभी एमसी उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहता है, चलो मैं इसे तुम्हें भी एक्सपीरियंस करने देता हूँ, उस नरक को जिसे मैंने 200 सालों तक सहा। अगले ही पल वह बंदा अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है। वह कहता है, यह कौन सी जगह है और आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ और उस पागल कमीने ने मेरे साथ क्या किया है? तभी वह अपने पीछे देखता है एक काफी खतरनाक से डीमन को, जिसे देखकर तो वह भी चौंक जाता है। उसके बाद वह देखता है काफी तगड़ी तबाही को, डीमंस और ह्यूमंस के बीच की उस फाइट को, सारे ह्यूमंस के एनाइलेशन को, ह्यूमंस पर किए गए खतरनाक खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स को, डिफरेंट डायमेंशंस के नरसंहार को, एट लास्ट डीमन किंग को। इतनी सारी चीजों को एक्सपीरियंस करने के बाद तो वह बंदा भी अपने चेहरे को नोचने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसने ये क्या देखा। तभी एमसी उससे पूछता है, आखिरकार कैसा था ये? यह एक ऐसा फ्यूचर है जो कि तुम अगले आने वाले 10 सालों के बाद फेस करोगे। तभी वह बंदा हमारे एमसी के कपड़ों को पकड़ लेता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मार दो। क्या? मुझे मार दो, मुझे मार दो, प्लीज प्लीज, मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। एमसी भी कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन किसी ना किसी को तो ये करना होगा ना। जहाँ पर उसका तो खेल खत्म। अगला सीन अकेडमी के अंदर शिफ्ट होता है। चियोन अपने सामने के सीन को देखकर चौंका हुआ होता है। वह कहता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता इस पर, क्योंकि उसके सामने होती है उसी बंदे की तलवार और उसका कटा हुआ सिर। पीछे से हमारा एमसी कहता है, आखिरकार ये कैसा है? मुझे यकीन था अगर मैं तलवार को ले जाऊंगा तो आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं उसका सिर भी काट लाया। तो फिर क्या हमें सीनियर इंस्ट्रक्टर की ड्यूटीज के बारे में डिस्कशन कर लेना चाहिए? फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एक इंस्ट्रक्टर अपनी टेबल पर हाथ पटकते हुए कहता है, नॉनसेंस, यह कैसी नॉनसेंस है? एक बंदा जो कि कल तक हमारी एकेडमी पर एक कलंक था, आज वह सीनियर इंस्ट्रक्टर बन चुका है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? ये होता है फिस्ट टेक्निक सीनियर इंस्ट्रक्टर यू वुनजिन। आर्चरी टेक्निक सीनियर इंस्ट्रक्टर इयन ब्यूक कहता है, इंस्ट्रक्टर ड्यूंग, क्या आपने खुद से जाकर वहां डिमोनिक नाइट स्ट्रॉन्ग होल्ड को जाकर चेक किया था? ड्यूंग भी कहता है, हाँ मैं आज सुबह ही वहां पर गया था और मैंने सारी चीजों को चेक किया। मैंने वहां पर देखा कि वहां पर बैंडिट्स की लाशें पड़ी हैं और जैसा कि उस बी गैंग ने कहा था, सारा ही काम वैसे ही पड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता आखिरकार कैसे, गोक्यूम के अलावा सभी बैंडिट्स के गले सिर्फ एक अटैक में काटे गए थे। तो दूसरा बंदा कहता है, नॉनसेंस, कैसी बातों कर रहे हो? तो एक इंस्ट्रक्टर है जो कि स्पीयर टेक्निक्स को सिखाता है और अब तुम कह रहे हो कि उसे कोई स्वॉर्ड टेक्निक भी आती है? आखिरकार कैसी बेकार की बात है ये। ड्यूंग भी कहता है, क्या तुम्हारा कहने का मतलब है कि मेरी आंखों ने मुझे धोखा दिया? अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां पर जाकर खुद से चेक कर सकते हो। तभी वाइस मास्टर उन्हें चुप करते हुए कहता है, आखिर तुम अब क्या कर रहे हो? जिस पर वे लोग माफी मांगने लगते हैं और वह भी अपने मन में सोचता है, यह चीज सेंस नहीं बनाती, चाहे मैं इसके बारे में कितना ही क्यों ना सोचूं। एक एक गूग्योम कम से कम
पीक रियल्म का मार्शल मास्टर है। जब मैंने ऑर्थोडॉक्स के ऑर्डर्स को उसे डिलीवर किया था तब मैंने खुद से जाकर वहां पर उसे चेक किया था, लेकिन क्या साहब बी गैंग ने उसे सिर्फ एक रात में मार डाला, वो भी उसके सारे सबॉर्डिनेट्स के साथ। ऐसा तो कुछ मेरे जैसा पीक रियल्म का मार्शल मास्टर भी नहीं कर सकता। क्या जिन बेक ने उसकी मदद की होगी, लेकिन नहीं, वह ओल्ड मैन भी इतना ज्यादा स्किल्ड तो नहीं है। मुझे इसके बारे में और भी जांच पड़ताल करनी होगी। तभी वह कहता है, इंस्ट्रक्टर ड्यूंग, क्या तुम्हारे ताल्लुक अभी भी गोस्ट शैडो माइनोर के साथ हैं? बताया जाता है गोस्ट शैडो माइनोर एक काफी बड़ी असासिनेशन ऑर्गेनाइजेशन है मुरीम की। अगर आप उनको अच्छे दाम देंगे तो वे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वाइस मास्टर कहता है कि उनके लिए एक रिक्वेस्ट दीजिए और उनसे कहिए कि वे साबी गैंग के बारे में हर एक छोटी से छोटी डिटेल को निकालें, चाहे वो डेली काम क्यों ना हो उसकी। वह भी कहता है मैं समझ गया। तभी दूसरा इंस्ट्रक्टर कहता है, क्या आप सच में उसे सीनियर इंस्ट्रक्टर बनाने वाले हैं? वाइस मास्टर कहता है, अरे इसके बारे में चिंता मत करिए इंस्ट्रक्टर, मेरे पास एक आइडिया है। और वह कहता है, और वह आइडिया क्या है? वाइस मास्टर बताता है कि यह जो लिस्ट मैंने आपको दी है, ये वे ही डिसेबल्स हैं जिनका चार्ज उसको प्रमोट करने के बाद मिलने वाला है। जिनकी लिस्ट को देखकर वह भी चौंक जाता है और कहता है, अच्छा मैंने तो इससे कम आपसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। आपके पास सच में काफी ब्रिलियंट आइडियाज ही मिलते हैं। वाइज मास्टर भी कहता है, हाँ मैं अपने दिमाग का अच्छे से यूज करना जानता हूँ। इंस्ट्रक्टर भी कहता है, वह तो अपनी जॉब को शैडो माइनर को बुलाने से पहले ही क्विट कर देगा। वाइज मास्टर भी कहता है, हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस की काफी ज्यादा कमी है। तो ड्यूंग इस लिस्ट को इंस्ट्रक्टर साबी गैंग के लिए दे देना। ड्यूंग भी कहता है, हाँ मैं इसे दे दूंगा अपनी मीटिंग खत्म होने के बाद। तभी ड्यूंग ने उस लिस्ट को हमारे एमसी को पकड़ा दिया होता है और वह वाइस मास्टर के पास गया होता है, जहाँ पर वाइस मास्टर उससे पूछता है कि उसने क्या कहा। ड्यूंग वाइस मास्टर को बताता है कि अगर वह उस लिस्ट को देख भी लेगा तो उसे क्या ही पता चल जाएगा। वह तो थोड़ा मुस्कुराया और उसने कहा था कि वह समझ गया। और हमारा एमसी भी मुस्कुराते हुए मन में सोचता है, वे जज्जर बूढ़े एकदम इडियट हैं। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, वे सारे काम को उसी तरीके से कर रहे हैं। मैं इस टाइम और इस जगह पर एक कारण की वजह से रिग्रेस हुआ था। जब मैंने टाइम रिग्रेशन वाली न्यू जेरन्स की पावर्स को समझा तो मैंने इसके बारे में हजारों टाइम सोचा, इस बारे में कि डीमन से होने वाले अटैक से बचने के लिए मैं क्या क्या तैयारियां कर सकता हूँ। दुश्मन की सेना ने पहले ही कई सारी डायमेंशंस को कॉन्कर कर रखा है और अकेले पर्सन होने की भी अपनी लिमिट्स होती हैं। और यहाँ पर ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो कि मुझे करनी है। अंत में जो मैं सबसे अच्छी चीज कर सकता था वह यह थी कि मैं अपनी एक अलग आर्मी बनाऊं। कुछ ऐसे कमजोर लोग नहीं जो कि मेरे रिग्रेशन से पहले ही मर चुके थे, लेकिन ऐसी पावरफुल आर्मी जो कि हर तरह की मैजिक और मार्शल आर्ट्स को सीख सके, जहां पर उसके सारे ही स्टूडेंट उसके सामने खड़े होते हैं। और हमारा एमसी मन में सोचता है, ये जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं इन्हें ट्रबल मेकर के रूप में देखा जाता है फर्स्ट ईयर के डिसेबल्स के बीच में। हालांकि उनमें काफी सारे टैलेंटेड हैं, कईयों के टैलेंट के बीच में उनकी पर्सनैलिटी आ जाती है और कईयों के पास तो टैलेंट भी नहीं है। कई लोगों की इस वजह से अपेक्षा की जाती है क्योंकि वे किसी बड़ी फैमिली से नहीं आते हैं। क्या वे जज्जर बूढ़े समझ रहे थे कि मैं इनको हैंडल नहीं कर पाऊंगा? लेकिन वे बूढ़े कभी भी यह इमेजिन नहीं कर पाएंगे। वे दो हीरोज जिन्होंने डीमंस के अटैक के दौरान काफी अच्छा काम किया था। एक मार्शल मास्टर जो कि अपने एवोल्यूशनरी रियल्म तक 20 साल की उम्र में ही पहुंच चुका था। मुरीम की लास्ट होप जिसने अलायंस को डीमंस के खिलाफ फाइट में लीड किया था, हेवनली स्वॉर्ड अलायंस लीडर। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा बंदा जिसने एक स्पेशल स्क्वाड को लीड किया जो कि पेट्रोलिंग और असैसिनेशन का काम कर रही थी और अकेले ही काफी सारे डीमंस को असैसिनेट किया। डीमन स्लेइंग डिवाइन आर्चरर। वे दोनों हीरोज अभी मेरे सामने हैं। और कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर।